बिरजू और सज्जू दो भाई थे, पर वह दोनों अलग रहा करते थे। दोनों का घर पास में था, लेकिन दोनों का घर बिल्कुल अलग था। दोनों ने अपने आंगन के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी। बड़े भाई बिरजू के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब और बिरजू के पास इतना पैसा है। इसी के कारण उसकी बीबी रेशमा में बहुत घमंड था। एक दिन सरजू की बीबी अपने घर के बाहर बर्तन मांज रही थी। तभी रेशमा भी वहां आ जाती है और कहती है, क्या कर रही हो बहन, बर्तन मांज रही हो? फिर सरजू की बीबी मन में कहती है, आ गई, ये रोज की तरह तान देने के लिए आ गई है। ये बहुत सह चुकी हूँ मैं, अगर आज इसने कुछ कहा तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर रेशमा बोली, आह, अरे कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें, अपने हाथों से बर्तन मांजना, खाना पकाना तो जरा देवर जी से तो कह सकती हो ना, सारे दिन के लिए काम वाली रखने के लिए। फिर सरजू की पत्नी मन में कहती है, शुरू हो गया इसका हर रोज की तरह। फिर रेशमा बोली, देखो ना तुम, मुझे मेरे पास दो दो काम वाली हैं, इसके ऊपर तेरे जेठ ने एक और रखने की बात कर रहे हैं जो मेरे पांव दबा देगी। फिर सरजू की पत्नी कहती है, बड़े भाई के साथ तुम्हारे देवर की कोई तुलना नहीं होती दीदी, भैया तो लखपति हैं। तो रेशमा बोली, यह तुमने बिल्कुल फतेह की बात कही है। ओ हाँ, जो मैं कहने आई थी, देख मैंने एक और नौलखा हार बनाया है, क्या रे, अच्छा नहीं लगा क्या तुझे? तो सरजू की पत्नी कहती है, बहुत सुंदर है दीदी। फिर रेशमा कहती है, पता है तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है रे बहन, ऊपर वाले ने न ही तुझे रूप दिया न ही रुपए पैसे दिए हैं, गरीब पिता से भी तो तुझे कुछ भी नहीं मिला है ना। सच में मेरे पास इतना है और तेरे पास कुछ भी नहीं। फिर सरजू की पत्नी कहती है, कुछ नहीं है ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी, गरीब हूँ मगर मेरी जिंदगी में शांति है। फिर रेशमा भड़कते हुए कहती है, क्या कहा तूने, तेरे पास शांति है और मेरे पास नहीं है? फिर सरजू की पत्नी बोली, कितनी शांति में रहती हो, रात में जो भैया पर चिल्लाती हो सब पता चल जाता है हमें। फिर रेशमा कहती है, तूने मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कही, हाँ बता। ठीक है, मैं भी तुझे देख लूंगी। हाँ, आज रात को रेशमा अपने पति के सामने रोती है। तो बिरजू कहता है, क्या हुआ रेशमा? बताती है कि तुम्हारे छोटे भाई की बीबी, जो रूप में और पैसों में मेरे नाखून के भी लायक नहीं, वो बिना कारण मेरा अपमान करती है। तो बिरजू कहता है, अपमान करती है, मतलब क्या अपमान कर दिया? तो रेशमा बोली, देखो ना, मैं इतने अच्छे दिल से मेरा नौलखा हार दिखाने गई थी और उसने मुझे 10 बातें सुना दी। तो बिरजू कहता है, क्या बोला उसने? तो रेशमा बोली कि वही इस तरह के चोरी के पैसों से अमीर नहीं बनना चाहती, तुमने यह सारे पैसे 2 नंबरी से कमाए हैं और भी बहुत कुछ, और कहकर रोने लगती है। फिर बिरजू कहता है, इतना साहस उसका? तो रेशमा कहती है, वो साहस और दुख साहस मैं नहीं जानती। तुमने अगर अपने छोटे भाई को नौकर और उसकी बीबी को नौकरानी बनाकर इस घर में नहीं ला पाए तो मैं अनर्थ कर दूंगी, यह मैं कह देती हूँ। हाँ, बिरजू सरजू का भाई था, लेकिन अच्छा आदमी नहीं था। उसकी बीबी की बातों से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिससे एक तीर से 2 निशाने लगते। पहला तो वह अपनी बीबी को खुश कर लेता और दूसरा अपने भाई का सब कुछ अपने पास लेकर उसे रास्ते पर ला देता। कुछ दिनों बाद ही उसने एक नकली कागज बनवाया और कुछ पैसे खिलाकर गांव के मुखिया को तैयार कर लिया। फिर अगले दिन बिरजू सरजू के घर जाता है और बाहर से आवाज लगाता है, सरजू सरजू घर में है क्या? अरे बाहर आ जा। सरजू घर के बाहर आता है
और कहता है, अरे भैया, क्या नसीब है मेरा। फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सुमन, सुमन, अरे देखो तो कौन आया है, थोड़ा पानी तो लेकर आओ। तो बिरजू कहता है, अरे नहीं नहीं, बैठने नहीं आया, इस कागज को पढ़ के अंगूठा लगा दे जरा। तो सरजू कहता है, यह कौन सा कागज है। तो बिरजू बोला, अरे वही, जब बाबूजी मरे थे तो हमने संपत्ति तो केवल बात करके बांट लिया था ना, ये उसी का कागज बनवाया है मैंने, ले जल्दी कर दे जरा, यहाँ के बाद मुझे जल्दी से वकील के पास जाना है। सरजू ने बिना कुछ सोचे अंगूठा लगा दिया। फिर बिरजू कहता है, चल हो गया, आज के बाद संपत्ति अपने अपने नाम हो गई, मैं चलता हूँ, ठीक है। फिर सरजू की पत्नी कहती है, बिना देखे पड़े तुमने उस पर अंगूठा लगा दिया, अरे एक बार किसी से तो दिखवाते। फिर सरजू कहता है, भैया खुद अपने हाथों से लेकर आए तो उसमें क्या देखना है, मैं खेत जाता हूँ। अगली सुबह बिरजू की पत्नी रेशमा सरजू के घर आती है और कहती है, अरे वो लाड साहब, इतनी देर तक सोओगे तो क्या चलेगा, चलो चलो काम पे लगो, उठो उठो जल्दी उठो। तो सरजू उठकर आता है और कहता है, कौन सा काम पर जाऊं भाभी। फिर रेशमा बोली, नौटंकी, जैसे कुछ भी नहीं पता, मेरे घर में नौकर बनकर काम करने नहीं जाना है क्या। फिर सुमन कहती है, तुम्हारे घर में नौकर का काम, क्यों, उस कागज में ऐसा क्या लिखा था जो यह नौकर बनने जाएंगे। तो रेशमा कहती है, इस कागज में स्पष्ट लिखा है कि तेरे स्वामी ने मेरे स्वामी से 20,000 रुपये लिया है और जब तक यह पैसा नहीं चुकता है तब तक तेरा स्वामी मेरे स्वामी का दास। हाँ। फिर सुमन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति ने कोई पैसा नहीं लिया है। हाँ। फिर रेशमा बोली, यह तो सिर्फ तेरे मुंह की बात है, लेकिन मेरे देवर ने जो अंगूठा लगाया है वो कागज तो कुछ और ही बोल रहा है। सुन, बकवास बंद कर और आधे घंटे के अंदर अपने स्वामी को भेज दे, वरना उसका भाई आकर उसे मार मार कर ले जाएगा, मैं कह देती हूँ। हाँ। फिर रेशमा चली जाती है। उसके जाने के बाद सुमन खूब फूट फूट कर रोती है और कहती है, यह तुमने क्या कर दिया, बिना किसी से पढ़वाए तुमने अंगूठा लगा दिया, अब हो गया न गड़बड़, अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। जाओ अब पंचायत के पास जाओ, इतनी बड़ी नाइंसाफी हम भला क्यों सहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। फिर सरजू मुखिया जी से मिलकर आता है तो उसकी पत्नी पूछती है, मुखिया जी ने क्या बोला। फिर सरजू कहता है, मुखिया जी ने बोला कि अदालत जाके मुकदमा दायर करो, लेकिन अदालत जाने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ है सुमन। तभी रेशमा आ जाती है और कहती है, मैं कह रही हूँ कि जब कुछ भी करने को नहीं है तो मेरे ही घर में दास बनकर रहने देना तेरे स्वामी को। अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है, अभी तालाब से पानी लाकर मेरे 2-2 टंकी को पूरा भरकर खेत में जाना होगा। फिर सुमन बोली, वह बहुत कमजोर इंसान है, इतनी मेहनत करेंगे तो मर जाएंगे, आप समझती क्यों नहीं हो दीदी। फिर रेशमा कहती है, मर जाएगा, ओहो रे, तेरे स्वामी को मैं मुक्ति दे देती हूँ, तू अगर मेरे घर में दासी बनकर रहती है और दोनों वक्त मेरे पांव दबा देती है, क्या रे तू राजी है। फिर सुमन कहती है, नहीं नहीं, मैं आपका पैर नहीं दबा सकती। फिर सरजू कहता है, भाभी मैं दिन रात अपने खेत में काम करूँगा और 6 महीने में सब चुका दूंगा। तो रेशमा कहती है, वो कैसे होगा देवर जी, कागज में तो स्पष्ट रूप से लिखा है सारी जमीन जायदाद तुम्हारे भैया के नाम पर है, तो ज्यादा चूचा नहीं करो और मेरे नौकर बन जाओ, नहीं तो मैं प्यादा बुलाऊंगी। हाँ। उस दिन से
सरजू बड़े भाई के घर में नौकरों की तरह रहने लगा। सुमन अकेले घर में बैठी 2 दिन तक रोती रही। उसके बाद उसने अपने आप को समझ कर कुछ फैसला किया, नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर सुमन अपने घर से निकलकर गांव के बाहर बंजर जमीन पर जाती है। मेरी शादी जब से हुई है तब से देख रही हूँ, इस जमीन पर कोई खेती बाड़ी हुई नहीं है। शायद इस जमीन का कोई मालिक ही नहीं है। मैं किसान की बेटी हूँ। मैं कुछ न कुछ इस जमीन पर खेती बाड़ी जरूर करूँगी। मैं खूब मेहनत करूँगी, रात रात भर काम करूँगी और बड़े भैया का 20,000 रुपये लौटा कर रहूँगी। लेकिन अगर मैं दिन में काम करूँगी तो लोग मुझे बातें सुनाएंगे। मैं यहाँ पर रात रात भर काम करूँगी। हाँ, मैं यहाँ रात को ही काम करूँगी। फिर सुमन अगले दिन से रात में उस जमीन को खोदने लगती है। थोड़ी देर खोदने के बाद उसे उस जमीन में से एक सफेद पत्थर मिलता है। इस पत्थर को उठाकर सुमन कहती है, अरे यह सफेद पत्थर कहीं हीरा तो नहीं है? फिर सुमन उसे ध्यान से देखती है, फिर कहती है, हाँ हाँ, यह तो हीरा ही है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर कहती है, ना अब और नहीं कल मैं फिर आऊंगी और बहुत सारे थैले लेकर, और साथ में हरिया को भी ले आऊंगी। दूसरे दिन रात को सुमन कुछ थैली और घर के बैल हरिया को भी लेकर खेत में पहुंची। जमीन के सारे हीरे निकाल थैले में भर लिया और हरिया के पीठ पर रख के शहर चली गई। उधर सरजू 4 दिन बाद बिरजू के घर से अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सुमन, ओ सुमन, मेरे बिना तुम ठीक तो हो ना? एक बार बाहर आकर चेहरा तो दिखाओ, ओ सुमन। लेकिन सुमन कहीं दिखाई नहीं देती है। तो कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब सुमन घर में नहीं है। एक बार जाकर तो देखना पड़ेगा। फिर वह अपने घर में जाता है तो देखता है कि वहाँ सुमन नहीं है, तो वह रोने लगता है। तभी रेशमा वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं कह रही हूँ कि बीबी के लिए इतना रोकर क्या करोगे देवर जी? वो तो चली गई है, तो चलो अब काम करोगे, चलो। फिर सरजू कहता है, भाभी, सुमन के बिना अब मैं कैसे जीऊं? सुमन फिर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर रेशमा मन में सोचती है कि सुख का संसार था, इसीलिए तो बहुत भाव खाती थी, है ना सुमन? अब देखा ना तूने, उसी संसार में किस तरह आग लगा दी मैंने। अगले दिन शहर से एक आदमी बिरजू के घर आता है, जो सूट बूट पहना और गाड़ी से आता है। फिर बिरजू घर से बाहर निकलता है और कहता है, किसको खोज रहे हो? तो वह व्यक्ति कहता है, अरे भाई, कोई यहाँ रेशमा नाम की औरत रहती है? तो बिरजू कहता है, हाँ, मेरी बीबी है, बोलिए क्या बात है? जी बुलाइए, मैं उन्हीं से बात करूँगा। तभी पीछे से रेशमा आई और कहती है, मैं ही रेशमा हूँ। फिर वह व्यक्ति कहता है, अरे वाह, बहुत अच्छा बहन जी, मेरी मालकिन ने आपके लिए उपहार भेजा है। उपहार को देखते ही रेशमा कहती है, बाप रे बाप, कितना सुंदर चमकता हुआ पत्थर का हार। तो वह व्यक्ति कहता है, यह कोई चमकते हुए पत्थर नहीं है बहन जी, यह हीरा है, हीरा। फिर रेशमा कहती है, हीरा? अरे बाप रे, मैं किधर जाऊं? मेरे लिए हीरे का हार भेजा है, जल्दी दीजिए ना। फिर वह व्यक्ति कहता है, यह है कि दरअसल मेरी मालकिन आपके लिए ऐसे 3 हार और देना चाहती हैं। लेकिन फिर रेशमा कहती है, क्या लेकिन? तो वह व्यक्ति कहता है, मगर आपको इस पेपर पर साइन करके देना होगा। फिर रेशमा बोली, कागज पर साइन करना है? ठीक है, क्या है इस कागज में, क्या है? फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ
मेरे मालकिन के बंगलों पर सिर्फ 1 महीना आपको नौकरानी का काम करना होगा। तभी बिरजू भड़कते हुए कहता है, क्या उसके घर में नौकरानी बनना पड़ेगा? नहीं नहीं रेशमा, इसकी जरूरत नहीं है, मत करो। फिर रेशमा बोली, सुनो तुम जरा चुप रहो। पूरी जिंदगी तो सिर्फ थोड़े से सोने के गहने ही दिए हैं तुमने, बाकी सब तो मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। जिंदगी में कभी भी 3-3 हीरे का हार खरीद कर दे पाओगे तुम? फिर बिरजू कहता है, लेकिन लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे बताओ? फिर रेशमा कहती है, मैं तो शहर जा रही हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा? मैं तो जाऊंगी। दीजिए दीजिए भाई साहब, आप दीजिए, मैं उस पर साइन कर देती हूँ। फिर रेशमा उस पर साइन कर देती है। फिर वह व्यक्ति कहता है, तो फिर आ जाइए, बैठिए, मेरे साथ चलिए शहर। रेशमा उस व्यक्ति की गाड़ी पर बैठकर शहर चली जाती है और उस व्यक्ति के मालकिन के बंगले पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह व्यक्ति कहता है, यह मेरी मालकिन का यह खास कमरा है, थोड़ी देर वेट कीजिए, मेरी मालकिन आती ही होगी। रेशमा उस कमरे को देखकर कहती है, बाप रे बाप, कितना बड़ा घर है, मालकिन के पास तो बहुत पैसे होंगे। वो मालकिन कोई और नहीं, सुमन ही होती है। वह अपना चेहरा एक कपड़े से ढककर आती है और आकर सोफे पर बैठ जाती है। फिर रेशमा से कहती है, चलो मेरा पैर दबाओ। फिर रेशमा कहती है, पाँव भी दबाने होंगे? तो सुमन बोली, तुमने जो पेपर साइन किए हैं उसमें यह भी लिखा है, चलो अभी पैर दबाओ। फिर रेशमा पैर दबाने लगती है तो सुमन कहती है, क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है ना? एक दिन तुम भी अपनी देवरानी से पैर दबाना चाहती थी। इतना सुनते ही रेशमा कहती है, आप कौन हैं? फिर सुमन अपना चेहरा दिखाती है। उसका चेहरा देखकर रेशमा के होश उड़ जाते हैं और कहती है, सुमन? फिर सुमन कहती है, चलो आखिर तुमने पहचान तो लिया। सुनो, हीरे की लालच में आकर जो तुमने पेपर पर साइन किया है ना, उसमें यह लिखा है कि तुम्हारी सारी दौलत अब मेरी है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी सारी दौलत हथिया कर तुम्हें रास्ते पर लेकर आ जाऊं। फिर रेशमा की आंखें खुलती है और कहती है, हाँ। फिर सुमन कहती है, कितने भी बुरे हो लेकिन आखिर हो तो मेरे रिश्तेदार ना, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो रेशमा कहती है, तो फिर मुझसे पाँव क्यों दबवा रही हो? तो सुमन कहती है, तुमने जो भी अपराध किए हैं ना, उसके लिए तुम्हें सबक सिखा रही हूँ, समझी? फिर रेशमा कहती है, अच्छा तू इतनी अमीर कैसे बन गई? फिर सुमन कहती है, असल बात सुनकर तो तुम जलन से मर ही जाओगी दीदी, बस सोच लो कि ऊपर वाले ने ही दे दिया। फिर सुमन उस व्यक्ति को आवाज लगाती है जो रेशमा को लेकर आता है, जरा सुनिए, इन्हें गाड़ी में इनके घर छोड़कर आइए और मेरे पति को वहां से लेकर आइए। फिर सरजू अपने घर आ जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।